हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा वाटर रिसोर्स। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने कवर किए हैं, जिसमें हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि वाटर जो होता है एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। एंड साथ ही साथ हमने ये भी कवर किया था कि बहुत सारी कंट्री में, काफी सारे स्टेट्स में हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। तो वाटर स्कार्सिटी जो है उसको ऐसे कौन से प्रोजेक्ट, ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन से हैं जिनके थ्रू हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, हमें ऐसे कौन कौन से मैनेजमेंट करने चाहिए जिसके थ्रू जो वाटर स्कार्सिटी है उसको कुछ परसेंट तक कम किया जा सकता है। आज इस वाली वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे कि ऐसे कौन से मल्टी प्रोजेक्ट हैं जिनके थ्रू हम वाटर स्कार्सिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे हमें जिसकी वजह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी वाले टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वाटर स्कार्सिटी के बाद हम वाटर को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कि वाटर को किस तरीके से हम उस रिसोर्सेज को मैनेज करके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वाटर को किस तरीके से हम स्टोर करके रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें वाटर स्कार्सिटी फेस ना करनी पड़े। तो इसी टाइप से कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। देखो, आज भी बनाए जाते हैं, और क्या सिर्फ आज ही बनाए जाते हैं, क्या हमारे जो एंशिएंट टाइम में जो लोग थे उन लोगों ने भी क्या इस मेथड का यूज किया था? तो चलिए इन्हीं चीजों का पता आज हमें इस वीडियो से लगेगा। देखिए, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल कंस्ट्रक्टेड लेक्स। देखिए, इन एंशिएंट टाइम पीपल कंस्ट्रक्टेड लेक्स, embankments, canals and hydraulical structure like dams to conserve water for irrigation purpose। तो अगर हम पहले की बात करें, ये देखिए, पहले के टाइम में जो लोग थे, जो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे, क्या क्या चीजें बनाते थे। देखिए, लेक बनाते थे, एम्बैंकमेंट्स बनाते थे, कैनल्स बनाते थे, ठीक है, कैनल्स बनाते थे, एंड हाइड्रोलिकल स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स बनाते थे टू कंजर्व वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। ये सारी चीजें वो क्यों बनाते थे? वाटर स्कार्सिटी हमने पढ़ी, वो आपको समझ आ गई होगी। अब हमें क्या पढ़ना है, वाटर को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें वाटर स्कार्सिटी ना फेस करनी पड़े। तो वो जो कंजर्व के मेथड है हम आज भी यूज करते हैं, और हमारे जो पुराने लोग थे वो भी यूज करते थे। तो जो एंशिएंट टाइम में जो पीपल थे, देखिए वो कौन कौन से मेथड यूज करते थे। वो लेक बनाते थे। आज भी हम बहुत सारी लेक ऐसे देखते हैं जो उस टाइम की बनाई हुई है, उस टाइम में वो लेक को बनाया गया था और आज तक उन लेक्स का यूज किया जा रहा है। देखिए, इस टाइप के ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाटर स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। इनों में वाटर को स्टोर करके रखा जाता था कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो वो वाटर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं जो वाटर उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। तो वो जो वाटर स्टोर करते थे, देखो वो लेक में करते थे। लेक जो बनाई जाती है, लेक भी एक फॉर्म है वाटर को स्टोर करने का। एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं, कैनल्स बनाई जाती थी, एक से दूसरे एरिया तक भी वाटर सप्लाई किया जाता था। हाइड्रोलिकल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, ये देखो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है। डैम बनाए जाते थे वाटर को कंजर्व करने के लिए, और उनका मेन जो पर्पस था एंशिएंट टाइम में, जो वाटर को स्टोर करने का मेन पर्पस था, वो था आपका इरिगेशन पर्पस। उस टाइम पे सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए ही जो ये स्ट्रक्चर थे बनाए जाते थे, वाटर को स्टोर किया जाता था। However, in modern times, आज के टाइम में डैम्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मल्टीपर्पस। उस टाइम पे ये सारे डैम्स वगैरह जो बनाए जाते थे उनका सिर्फ एक ही काम था। क्या काम था? इरिगेशन पर्पस था। बट आज के टाइम में जो ये मॉडर्न टाइम में जो डैम्स का यूज किया जा रहा है, उनका सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन नहीं है। आज के टाइम में उनका मल्टीपर्पस यूज है। ये मल्टीपर्पस यूजेस क्या है, इनको हम डिटेल में धीरे धीरे करेंगे। पहले भी ये समझो कि आज का जो यूज है, इनका सिर्फ काम क्या है, मल्टीपर्पस यूजेस है, सच एज इरिगेशन। देखो, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है मेन, तो उस टाइम पे भी इरिगेशन के लिए था, आज भी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि देखो, कुछ तो है जो रिवर वगैरह के किनारे रहते तो उनको वाटर इजीली मिल जाता है, कुछ है उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं। जो थोड़ा सा दूर है उनको वाटर कैसे पहुंचाया जाएगा, तो उनको कैनल्स के थ्रू, कैनल से छोटी सी नहर बोल सकते हो, इस टाइप से है, जहां से पानी घट के जाता है, तो इन कैनल्स के थ्रू वहां पर वाटर सप्लाई किया जा सकता था।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए वाटर का यूज नहीं किया जाता, बट मॉडर्न टाइम में किया जाता है। ठीक है, जिसमें टरबाइन लगाया जाता है, वाटर उस पे गिरता है स्पीड से, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर का यूज आज के टाइम में डैम्स का यूज किया जाता है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, वाटर सप्लाई की जाती थी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट है, उनके तक जो वाटर है वो सप्लाई किया जाता था। ये जो स्टोर्ड वाटर था यहीं से। अब बारिश तो ऑल टाइम होती नहीं रहती ना, प्रेसिपिटेशन ऑल टाइम तो नहीं होता, तो इसीलिए वो वाटर को स्टोर करते थे और इन स्टोर वाटर को वो सप्लाई किया करते थे लोगों के घरों तक, डोमेस्टिक वर्क के लिए और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए भी। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? ये डैम्स का यूज किया जाता है। रिक्रिएशन एंड इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, फिश की ब्रीडिंग के लिए भी, फिश के ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी किसका? डैम्स का यूज किया जाता है। तो ये सारे वो यूजेस है जिनके लिए हम डैम, कैनल्स, एम्बैंकमेंट्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इन सभी के लिए हम इनका यूज करते हैं। इन सभी का मेन जो पर्पस है, वो सबका पर्पस क्या है? वाटर को स्टोर करना, वाटर को कंजर्व करके रखना, ताकि हम आने वाले टाइम में और जो हमारी जरूरत वाली चीजें हैं उनके लिए वाटर का यूज हम कर सके। ये देखिए, मल्टीपर्पज रिवर्स प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। आज मॉडर्न टाइम का पढ़ने से पहले हम एंशिएंट टाइम का पढ़ेंगे कि एंशिएंट टाइम में किस तरीके से वाटर को स्टोर करके रखा जाता था। देखिए, इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी में श्रृंगारपुरा नियर इलाहाबाद में है। श्रृंगारपुरा जो जगह है ये इलाहाबाद में थी। यहाँ पे सफोकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था, चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। ये रिवर गंगा के पास बनाया गया था, जो जिसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था वो बनाया गया था। एक चैनलाइजिंग था जिसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता था। कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका इलाहाबाद में। सफोकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, किस? चैनलाइजिंग फ्लड वाटर ऑफ द गंगा। किसके? ये जो गंगा का वाटर, जब गंगा में बाढ़ आती थी, फ्लड आता था, तो जो फ्लड का वाटर होता था उसको स्टोर करने के लिए ये हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, देखो कितने पुराने का टाइम है। हम सिर्फ मॉडर्न टाइम में ही इन चीजों का यूज नहीं कर रहे कि वाटर को कंजर्व करना है। हमसे पहले देखो, आज तो हमें स्कार्सिटी देखने को मिल रही है, क्या उस टाइम पर भी स्कार्सिटी थी वाटर की? नहीं, उस टाइम पर वाटर की स्कार्सिटी नहीं थी, बट उन लोगों को भी पता था कि वाटर को फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बचा कर रखना चाहिए। तो हम लोग को छोड़ो, उस टाइम भी वो लोग वाटर को सेव कर कर रखते थे। जैसे आपने दिल्ली में भी देखा होगा, काफी सारी जगह अग्रसेन की बाउंड्री हो गई, हौज खास हो गया, ये सारे क्या है? ये सब वाटर कंजर्व करने के मेथड थे। अग्रसेन की बाउंड्री जो है वो भी दिल्ली में ही है। ठीक है, यहाँ पर वाटर को कंजर्व करके स्टोर करके रखा जाता था। हौज खास में लेक देखिए आपने, हौज खास पूरा का पूरा क्या था? जहां वाटर को स्टोर करके कंजर्व करके रखा जाता था। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी डैम्स थी, लेक्स थे, इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। इरिगेशन सिस्टम के लिए डैम्स, लेक वगैरह बनाई गई थी। एविडेंस ऑफ sophisticated irrigation workers have also been found in कलिंगा, उड़ीसा में कलिंगा था, उसके टाइम पर भी आप इरिगेशन के ये मेथड देख सकते हो। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ये आपको इन सारी जगह पर सिर्फ आज नहीं एंशिएंट टाइम में भी देखने को मिलेंगे। इन द 11th century भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। भोपाल की जो लेक है 11th सेंचुरी में बनाई गई थी और ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है उस टाइम की जो बनाई गई थी। मतलब बाकी तो लेक्स नेचुरल भी बन जाती हैं, बट ये भोपाल लेक सबसे बड़ी लेक है जो उस टाइम पर आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास में टैंक बनाया गया था। आप लोग काफी बच्चे गए भी होंगे, देखा भी होगा आपने, तो वो उस टाइम का बनाया हुआ है। वहां पर वाटर स्टोर किया जाता था, उनको कंजर्व किया जाता था। दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया। सीरी फोर्ट एरिया जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया गया था। अग्रसेन की बावली भी बनाई गई थी। तो ये सारी चीजें
एंशियंट टाइम की थी और यहाँ इनका क्या काम था, इनका जो यूज था वो इनका यूज ये था कि वाटर को स्टोर करके रखना है, जो वाटर है उसको कंजर्व करके रखना है, किस लिए, फॉर इरिगेशन। तो हमसे पहले वो लोग ये सारी चीज समझ चुके थे कि वाटर को स्टोर करना, वाटर को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये देखिए ये हाइड्रोलॉजिकल कोई स्ट्रक्चर्स है। देखिए हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सच स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच कैन स्टोर वाटर एंड मैनेज इट्स फ्लो। हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो वाटर को हम स्टोर करके रखते हैं और उसका जो फ्लो होता है उसको मैनेज करते हैं कि किस तरीके से उसको फ्लो को कंट्रोल करना है। जैसे ये रिजर्वर है, कैनल्स हो गई, ये लेक हो गई, डैम्स, कुछ इस तरीके से ये जो दिख रहे हैं ये डैम होते हैं। देखो ये डैम भी है, ठीक है, ये रिजर्वर होता है, जिसके पीछे वाटर कलेक्ट होता है उसको रिजर्वर बोलते हैं। जैसे कि ये इस टाइप का डैम है, ठीक है, ये डैम है, यहाँ छोटे छोटे से डोर बने होते हैं, ठीक है, और ये डोर को जो ऊपर ओपन करा जाता है तो यहाँ से वाटर निकल के आता है। क्या निकल के आता है, यहाँ से जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल कर आ जाता है इस टाइप से। तो जो यहाँ पर जो कलेक्ट वाटर होता है, ये जो कलेक्ट वाटर होता है इसको रिजर्वर बोला जाता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डैम्स। क्या बोलते हैं, डैम्स। और ये कैनल्स होती हैं जो पतली पतली रिवर की तरह जाती हैं, बट बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, वो कैनल्स होते हैं। और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको लेक बोलते हैं, जो एक बड़े क्या पॉन्ड से छोटा ही होता है, जहां पानी कलेक्ट हो इकट्ठा होता है, उसको क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं। ओके, तो देखिए व्हाट इज आर डैम, हाउ दे हेल्प अस इन कंजर्वेटिंग वाटर। जो डैम्स होते हैं, डैम क्या होते हैं और ये वाटर को किस तरीके से कंजर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। डैम रेफर टू द रेजवियर देयर देन द स्ट्रक्चर। जो डैम्स होते हैं वो एक रेजवियर की तरह काम करते हैं, और जिसमें जो रेजवियर होता है उससे देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, ये डोर होते हैं, और उसके पीछे जो कलेक्ट वाटर होता है ना, इस कलेक्ट वाटर को डैम बोला जाता है। ठीक है, जो कलेक्ट वाटर है इस कलेक्ट वाटर को क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं, रेजवियर बोलते हैं। और ये जो एरिया होता है इसको स्पिलवे या फिर वेयर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको स्पिलवे या फिर वेयर बोलते हैं। ओवर विच और थ्रू विच इट इज इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो ईदर इंटरमिटेंट और कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड एज स्पिलवे, इसको स्पिलवे बोला जाता है। और ये जो पीछे का एरिया जहां पर कलेक्टिंग वाटर होता है इसको क्या बोला जाता है, कलेक्टिव वाटर को डैम बोला जाता है। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं। देखिए व्हाट आर डैम्स, हाउ दे हेल्प अस इन कंजर्विंग वाटर। डैम्स क्या होते हैं, जो डैम्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो पहले उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है डैम्स का, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, मटेरियल के बेस पे कुछ टिम्बर डैम होते हैं। टिम्बर डैम मतलब जो लकड़ियों के बनाए जाते हैं, मेड अप विद वुड, जो लकड़ियों से बनाए जाते हैं उसको टिम्बर डैम बोलते हैं। किसको, जो लकड़ियों से बनाए जाते हैं उसे टिम्बर डैम बोलते हैं। मॉन्सूनरी डैम्स मेड अप विद रॉक्स, ब्रिक्स एंड कॉन्क्रीट। मॉन्सूनरी डैम्स उनको बोला जाता है जो रॉक, ब्रिक्स और कॉन्क्रीट से बनते हैं, ईंट पत्थर के जो डैम बनते हैं उनको मॉन्सूनरी बोला जाता है। एम्बैंकमेंट्स डैम मेड अप विद सॉइल, रॉक्स, वुड्स, प्लास्टिक, मॉड्यूल्स। ठीक है, इनसे जो बनते हैं उसको एम्बैंकमेंट्स बोला जाता है। ये छोटे डैम होते हैं, कुछ डैम बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, जैसे चाइना का डैम बहुत बड़ा है, कुछ डैम छोटे छोटे से होते हैं, जैसे कैनल्स पे, नहर वगैरह, रिवर पे बना दिए गए छोटे छोटे डैम, वो एम्बैंकमेंट्स होते हैं। वो सॉइल से बनते हैं, रॉक, वुड्स, प्लास्टिक, मॉड्यूल, इन सब चीजों से बनते हैं। कुछ हाइट के बेसिस पे होते हैं, हाई हाइटेड डैम्स, बिग साइज डैम्स, इनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जो देखने में मतलब इतने डेंजरस डैम लगते हैं कि देख के डर लग जाए, वो हाइटेड डैम होते हैं बहुत बड़े। कुछ मीडियम डैम होते हैं, मतलब ठीक ठाक से डैम होते हैं, और कुछ होते हैं लो हाइटेड डैम, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा कम होती है, वो लो हाइटेड डैम होते हैं। तो इन डैम्स को भी इनकी कैटेगरी या फिर इनकी हाइट हो गया, इनके मटेरियल के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। ये देखिए यूजेस ऑफ डैम। अब इन डैम के यूजेस क्या है, ट्रेडिशनल डैम्स वर बिल्ट टू इम्पॉन रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स। देखिए डैम क्या होता है, डैम सबसे पहले आप समझिए डैम क्या होते हैं। एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे समझ सकते हो आप, यहाँ रिवर फ्लो करके जा रही है और इस रिवर को यहाँ पर एक बांध सा लगा दिया इस टाइप से कंक्रीट का, और यहाँ इस टाइप से डोर बना दी है, ये डोर है।
अब ये जो वाटर सप्लाई पीछे से जो रिवर आ रही थी, अब यहाँ पर बंद कर दिया वाटर, तो ये जो वाटर है वो इस टाइप से यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से वाटर इकट्ठा हो जाएगा और इन डोर्स को जब ओपन किया जाएगा तब यहाँ से वाटर सप्लाई होगा। बाकी यहाँ पर ये वाटर इसी टाइप से कलेक्ट रहेगा, यहाँ पर इस टाइप से वाटर कलेक्ट रहेगा। ये जो कलेक्ट वाटर है ना, इस कलेक्ट वाटर को क्या बोलते हैं, डैम्स बोला जाता है। किसे, ये जो कलेक्ट वाटर है इसको क्या बोलते हैं, डैम बोला जाता है। अब इनके यूजेस क्या है, डैम्स आर बिल्ट अपॉन रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू। अब देखिए रिवर है, रिवर का वाटर फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है। बारिश का पानी आता है, रेन वाटर होता है, वो भी फ्लो करता रहता है, बहते हुए निकल जाता है। अब उन वाटर को कलेक्ट करना, स्टोर करने के लिए डैम्स का यूज किया जाता है, ताकि उन वाटर्स को हम रोक सकें और उन वाटर को रोक कर हम उसमें इरिगेशन के लिए उस वाटर को किसी, देखो कोई गांव है, उस गांव तक वाटर नहीं पहुंच पा रहा, रिवर तो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है और वो गांव किसी अदर डायरेक्शन में है, तो उस विलेज तक वाटर की सप्लाई के लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे, ताकि उस डैम से उसके आसपास के जितने भी एरिया उसमें से कैनल्स कट करके उन गांव तक वाटर की सप्लाई को पहुंचाया जा सके, उनकी जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप है, उसको इरिगेशन के लिए वाटर मिल सके, इसलिए डैम्स को बनाया जाता है। डैम्स आर बिल्ट फॉर इरिगेशन पर्पज, जो कि मैंने आपको बताया इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अब जब मान लो जैसे ये डैम बना दिया गया, सेम वही ये डोर है, अब इन डोर को क्या करा, ओपन किया जाएगा, इन डोरों को ओपन कर दिया गया और यहाँ पर इस टाइप से ये टर्बाइंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये रहे इस टाइप से, ये क्या हुआ है, टर्बाइन लगे। जब वाटर इस पे गिरेगा, आप कभी डैम देखना, यूट्यूब वगैरह सभी देखते हो, एक डैम की वीडियो देखना कि जब डोर ओपन होता है, जो वाटर आता है उसकी स्पीड कितनी होती है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है जैसे धुआं आ रहा हो, ठीक है, फॉग आ रहा हो, इतनी स्पीड होती है। तो जब इसमें गिरेगी तो ये इस टाइप से मूव करेगी और यहाँ पर वायरिंग वगैरह होती है और यहाँ पर एक हब बनाया होता है जिसमें जाकर ये सारी इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट किया जाता है और उस कलेक्ट के बाद में ये लोगों के घरों तक सप्लाई की जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है विद द टरबाइन, विद द हेल्प ऑफ वाटर। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए जो आसपास इंडस्ट्रीज होंगी, उन सभी इंडस्ट्रीज में बिना वाटर के हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हर इंडस्ट्रीज तक जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो भी किसकी वजह से, डैम्स की वजह से। रिक्रिएशन एंड इनलैंड नेविगेशन, किसी भी चीज को रिक्रिएट करना हो, इनलैंड नेविगेशन हो गया, जैसे कोई रिवर है तो इस रिवर में कोई वोट वगैरह जा रही है, उस वोट के लिए नेविगेशन के लिए भी इरिगेशन की जरूरत, सॉरी डैम्स की नीड होती है। फिश ब्रीडिंग के लिए, अब जैसे ये डैम था और इसके पीछे जो ये वाटर कलेक्ट था, यहाँ आप फिश ब्रीडिंग कर सकते हो, या वहां से वाटर कलेक्ट करके छोटी सी कोई लेक बनाकर यहाँ आप फिश ब्रीडिंग कर सकते हो, नई नई ब्रीड को आप सेल कर सकते हो। तो ये सारे यूजेस है किसके, वाटर के, और ये एडवांटेज भी बोल सकते हो आप। ये देखिए ये डैम्स है, इस टाइप से डैम होते हैं, ये स्मॉल डैम है, लो हाइटेड डैम है, वो हाइट देखो किस तरीके, डोर ओपन करने का वाटर जो होता है वो किस तरीके से फ्लो करता है, मतलब बिल्कुल ही एक अलग लेवल को देखा तो डर ही जाएगा, मतलब इतना खतरनाक से लगता है डैम। फॉर एग्जाम्पल द भाखड़ा नागल सतलुज ब्यास रिवर प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड ऑफ हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, ठीक है। भाखड़ा नागल जो डैम है वो सतलुज ब्यास रिवर पर बना हुआ है। सतलुज ब्यास रिवर कहाँ है, आपको पता होगा, ये रिवर पंजाब में है, पंजाब से जो पांचों रिवर मिलकर जाते हैं वहां पर है सतलुज ब्यास रिवर। उस ब्यास रिवर पर ये जो वाटर प्रोजेक्ट है ये बना हुआ है, हाइडल पावर प्रोडक्शन, वहां का जो इसका यूज होता है वहां पर हाइडल पावर और इरिगेशन के लिए। ये जो डैम है भाखड़ा नागल डैम, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, हाइडल पावर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इरिगेशन के लिए। एक दूसरा डैम है आपका हीराकुड प्रोजेक्ट या हीराकुड डैम, ये महानदी बेसिन पे बना हुआ है और इसका जो काम है क्या है, वाटर विद द फ्लड कंट्रोल, फ्लड को कंट्रोल करना। महानदी पे बना हुआ है तो इस रिवर पे फ्लड बहुत ज्यादा आते हैं, तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कई बार फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी डैम्स बनाए जाते हैं। क्यों, देखिए बारिश आएगी एकदम से पानी होगा, जब पानी को पहले रोक दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाएगा तो फ्लड आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी डैम्स बनाए जाते हैं। ये देखिए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर सोर्स मैनेजमेंट। After independence, India followed the integrated water resource management approach for progress and development of the nation. After independence, independence मिलने के बाद
वाटर इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट को अप्रोच किया गया, प्रोग्रेस की गई कि डेवलपमेंट किया जा सके नेशन का, ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए जाए या फिर ऐसे मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसकी वजह से नेशन को डेवलप किया जा सके। दस लॉन्च्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो काफी सारे मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट थे उनको लॉन्च किया गया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू also encouraged the construction of multi-purpose dams because he was to the view that it would integrated development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy। जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि जो डैम होते हैं वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब एक डैम बहुत सारे पर्पज को फुलफिल कर सकता है। वो बहुत सारे जो पर्पज थे वो क्या थे, देखिए क्या क्या उसमें आते थे, डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा, विलेज गांव की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इन्हीं सब चीजों की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट था उसको इंक्रीज किया था, मतलब उसको सपोर्ट किया था कि इस डैम्स के लिए कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए। दिस इज वाई ही प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसीलिए देखो डैम एक अकेला डैम हमारे बहुत सारे जो पर्पज है उनको फुलफिल करता है, इरिगेशन को फुलफिल कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर इरिगेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इतने सारे पर्पज को फुलफिल करता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, मंदिर कहा था, किसका, मॉडर्न इंडिया का, कि एक मंदिर है। मंदिर में क्या होता है, मंदिर में आप जाते हो आपको शांति मिलती है, आपकी नीड्स फुलफिल होते हैं, वही चीजें कौन कर रहा था, हमारे लिए डैम कर रहा था, और ये सारी चीजें फुलफिल हो रही थी, इसीलिए उन्होंने एक टेम्पल, डैम्स को क्या बोला है, डैम्स को टेम्पल बोला है, किसने, जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने। रीजंस बिहाइंड the opposition of multi-purpose project, regulating the damming of water, affecting the natural flow of river। जो रिवर का नेचुरल फ्लो होता है, देखिए जो रिवर होती है वो बहुत ही स्पीड में जो वाटर होता है उनका फ्लो करता है, अब वो फ्लो है कई बार जाकर दूसरे जो लाइफ होते हैं, विलेज वगैरह होते हैं, उन पर भी इफेक्ट करता है। तो उस इफेक्ट से उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर डैम्स बना दिए जाते हैं। तो उन डैम्स की वजह से जो वाटर का जो फ्लो होता है ना वो कुछ परसेंट तक रुक जाता है। कैसे रुक जाता है, वो जो वाटर फ्लो है वो फ्लो नहीं कर पाता है। ओके, एंड देखिए कॉजिंग पुअर सेडिमेंट्स फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रेसिपियर। अब यहाँ पर क्या होता है, पुअर सेडिमेंट्स फ्लो जाता है। अब देखिए रेसिपियर मैंने आपको बताया, ये जो डैम होते हैं, डैम के पीछे ये जो वाटर होता है वो कलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो जमा हो जाते हैं। अगर देखिए डैम नहीं होगा तो जो रिवर फ्लो करती है, जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, वो फ्लो करते हुए आगे ही बहते हुए चले जाएंगे। बट क्या होता है, जो वो डोर को क्लोज कर दिया जाता है, वो वाटर वहीं पर कलेक्ट हो जाता है, रुक जाता है, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे 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 बैठते हुए चले जाते हैं और आगे तक। ये लॉस है डैम का, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है डैम की वजह से, ठीक है। और फ्लो तो वो वाला नहीं है, फ्लो वो नहीं है जो होना चाहिए था पहले वाला। अब से जब डैम नहीं था तो वाटर जो है फ्लो करके जा रहा था, सेडिमेंट्स भी उसके साथ में ही जा रहे थे। अब डैम बनने की वजह से जो वाटर कलेक्ट हुआ था पीछे, वो सेडिमेंट्स वहीं रह गए। मान लो डोर्स को ओपन भी किया जाएगा तो सिर्फ वाटर ही जाएगा ना, और जो सेडिमेंट्स थे वो पीछे ही रह जाएंगे। तो ये क्या है, ये उसके सेडिमेंट्स फ्लो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रेजवियर। रेजवियर में सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं काफी हद तक, ये कह सकते हैं वहां पर काफी सारी मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम्स बेड। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वहां पर एक क्या स्टार्ट होता है, रॉकियर बेड स्टार्ट हो जाता है। रॉकियर बेड कैसे बन जाता है, क्योंकि सेडिमेंट जमा होते रहते हैं, तो पानी का अमाउंट कम हो जाता है और नीचे सारा क्या हो जाता है, रॉकियर बेड बन जाता है। पूरर हैबिटेट ऑफ द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ, और वहाँ जो हैबिटेट लाइफ है रिवर्स में, एक्वेटिक लाइफ है, वो भी इफेक्ट डालती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वो जो पानी कलेक्ट हुआ है वहां पर सेडिमेंट्स उतने ज्यादा जम चुके हैं, जिसकी वजह से वो एक्वेटिक लाइफ पर भी इफेक्ट डालता है। डिफिकल्टी फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट एंड स्विमिंग, सबमर्ज द एक्जिस्टेंस वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग इंडियस डिकम्पोजिशन। अब सॉइल में क्या होता है,
सॉल्ट कंटेंट ज्यादा जाते हैं, क्योंकि जो पानी रुका हुआ है उसमें सॉइल कंटेंट ज्यादा होते हैं जो बैक में रहता है। अब धीरे 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 मान लो पानी वाटर आगे आ भी रहा है तो उसमें सेडिमेंट्स नहीं है, और सेडिमेंट ना होने की वजह से जो सॉइल खुद को रिन्यू कर सकती थी अब वो खुद को रिन्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सेडिमेंट्स थे वो तो पीछे ही रह गए। और दूसरा रीजन ये रहता है जो उसके आसपास एक्वेटिक लाइफ रहती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? जब डोर्स को ओपन किया जाएगा तो जो आगे बचा कुचा सेडिमेंट्स होता है ना, वो भी उसका फ्लो इतना ज्यादा होता है कि वो सबको ही साफ कर कर लेकर वहां से चला जाता है। तो सिर्फ वहां पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर वगैरह वहां पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से रॉकेल स्ट्रीम बेड्स रेडी हो जाता है। ठीक है, एक्वाटिक फोना वगैरह वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पर भी एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड है आपका, देखिए, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न इन मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग ऑफ वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप। ये इसका देखिए, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। जो इरिगेशन करते हैं, ठीक है, जो इरिगेशन करते हैं, जो खेती करते हैं, वो अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर लेते हैं। जिन लोगों के पास में वाटर की सप्लाई अच्छी खासी है वो तो अपना इरिगेशन पैटर्न चेंज करके कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करेंगे, क्योंकि उनके पास वाटर सप्लाई है। बट वहीं जो कुछ दूसरे टाइप के लोग हैं, जो दूसरी साइड के लोग हैं जहां वाटर की सप्लाई इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, उनका क्या होगा, वो इन क्रॉप कमर्शियल क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्यों ग्रो नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास वाटर इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ जो पुअर और रिच, इनमें डिफरेंसेस आ जाता है। जिनके पास अवेलेबल है वो तो रिच बन जाते हैं, जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो लो होते जाते हैं। तो ये डैम का इफेक्ट पड़ता है कि सब लोगों को ये इक्वली ट्रीट नहीं कर पाता है। कुछ को तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और कुछ इसका प्रॉफिट नहीं उठा पाते हैं। सलाइनेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल में सलाइनेस आ जाती है, मतलब सॉल्ट कंटेंट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? मैंने अभी आपको बताया था, ये बेड है, ठीक है, इसमें क्या है, जो ये वाटर है ये रुका हुआ पानी है। तो जब पानी आके कलेक्ट होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाता है। और यही वाटर जब आगे तक जाता है, फ्लो करके रिवर तक पहुंचाया जाता है, तो वहां पर भी सॉइल कंटेंट्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू जो लैंड होती है उसमें सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से धीरे 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 वो जो सॉइल होती है वो एक टाइम बाद बैरन हो जाएगी, जिसपे अच्छी क्रॉपिंग ग्रो नहीं होगी। इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन रिच एंड फार्मर्स एंड पुअर, लोगों को सोशल ग्रुप डेवलप हो जाता है, कुछ फार्मर्स रिच हो जाते हैं और कुछ फार्मर बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाते हैं। conflict between people wanting different uses and benefit from the same water, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सेम वाटर पर। अब यहाँ से वाटर निकल के जा रहा है और एक यहाँ से निकल के जा रहा है, अब इसका कौन ज्यादा यूज करेगा? ठीक है, अब मान लो एक यहाँ रहा, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, दूसरा स्टेट ये है, वाटर सेम है, ठीक है, वाटर सेम है, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कौन किसका किस तरीके से ज्यादा यूज कर पाएगा। तो हर बार चीजें सेम नहीं रहती हैं, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं कि कौन इसका कितना यूज करेगा। कोई बैन कर देता है कि आगे वाटर की सप्लाई नहीं करेगा अगर किसी की लड़ाई वगैरह हो गई, जैसे सिंधु नदी या भारत और पाकिस्तान, दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। कावेरी रिवर है, गोदावरी रिवर है, जिसके ऊपर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a rift over the higher priority given to water supply in urban area, particularly during droughts. देखो गुजरात में साबरमती बेसिन में क्या हुआ था, जो फार्मर्स थे उन्होंने ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेडी हो गए थे, वो मूवमेंट के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि उनको हायर प्रायोरिटी जो वाटर सप्लाई था ना वो अर्बन एरिया में ज्यादा हो रहा था, बल्कि गांव में ड्रॉट की सिचुएशन बनी हुई थी। मतलब वाटर जो है वो किसी एक साइड में ज्यादा सप्लाई करा जाएगा किसी दूसरी साइड के कंपैरिजन में। तो ये कुछ चीजें हो जाती हैं जहां निगेटिव जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ जाता है वाटर का। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव the project are failed to achieve the purpose of for which they were built. most of the जो पर्पस जो डैम्स बनाए गए हैं, जिस पर्पस के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, जो मल्टीपर्पज फुलफिल करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, कई बार वही मल्टीपर्पज जिनके लिए डैम्स को बनाया गया है वही फुलफिल नहीं हो पाते। जैसे फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, किसके लिए? फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है कि फ्लड को कंट्रोल किया जा सकेगा, बट कई बार वो फ्लड को ही कंट्रोल नहीं कर पाता है। देखिए ये डैम है, ये पीछे वाटर कलेक्ट है, कई बार इतना वाटर हो जाता है, बारिश आ जाती है, इतना ज्यादा पानी वहां पर कलेक्ट हो जाता है कि उनको डोर ओपन करने पड़ते हैं, और डोर ओपन करने के बाद वो जो वाटर वो स्पीड में जाता है और फ्लड आ जाता है। मतलब 1% कम आना चाहिए तो वो 2% ज्यादा फ्लड आ जाता है, तो कई बार ये फ्लड को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है।
ओके। बल्कि इसको डैम्स को क्यों बनाया जाता है, डैम्स को बनाया इसीलिए जाता है कि वो फ्लड को कंट्रोल करेगा, बट कुछ केसेस में फ्लड को कंट्रोल नहीं किया जाता है। ओके। सेडिमेंटेशन एट बॉटम, बॉटम में सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, ठीक है। ये वाटर रिवर का फ्लो करके आ रहा है, यहाँ पर डैम बना दिया गया ये। अब यहाँ पर क्या है, ये सेडिमेंट्स इस टाइप से सेडिमेंट जमा होते जाएंगे, धीरे 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 सेडिमेंट जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पर वाटर की जगह ज्यादा क्या होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, वाटर लेवल कम हो जाएगा ऊपर और नीचे सेडिमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, डोर भी ओपन नहीं होते हैं क्योंकि उनके पीछे मट्टी इतनी कलेक्ट हो जाती है, पहले उसको हटाओ उसके बाद जो डोर है वो ओपन किए जाएंगे, इसलिए वहां पर इतने ज्यादा सेडिमेंट्स हो जाते हैं। पीछे सेडिमेंट्स है, आगे जो वाटर आता है तो आगे सिर्फ रॉकियर चीजें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जो वाटर होता है वो सारे के सारे सेडिमेंट्स को बहाकर ले जाता है, क्योंकि एकदम फ्लो में वाटर आता है तो आगे कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही बच पाते हैं। द ओवरफ्लो वाटर, पानी ओवरफ्लो कर जाता है, इतना ज्यादा कलेक्ट हो जाता है प्रेसिपिटेशन के बाद कि वो ओवरफ्लो करने लगता है। और कई बार डैम अगर टूट गए तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाती है, आसपास के हजारों गांव तबाह हो जाते हैं उस डैम में। द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड, डैम्स को फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, have triggered floods due to sedimentation in the reservoir। और कई बार सही इतने ज्यादा सेडिमेंट्स नीचे जमा हो जाते हैं कि वो फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बल्कि ये फ्लड को ट्रिगर कर देता है। The big dams mostly been unsuccessful in controlling floods at that time of excessive rainfall। जो मोस्टली जो डैम्स बनाए गए हैं, जब उनको फ्लड को कंट्रोल करना है, रेनफॉल जो एक्सेसिव रेनफॉल होता है मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो जब कंट्रोल करना है फ्लड को वो तभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फ्लड आ जाता है। तो डैम्स के ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है, जो अब वही है ना, जो चीज बनती है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट्स होते हैं। तो ये हम उसके क्या हमने देखो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स भी पढ़े, तो ये है उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेक्स्ट देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स। कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है जिनके लिए डैम्स को बनाया गया है। देखिए कैसे, डैम्स कंस्ट्रक्शन कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी लॉस होती है, क्योंकि देखिए जहां भी डैम बनाया जाता है ना, वहां आसपास का एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो खाली करवाना पड़ता है। तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं, सिंपल सी बात बताइए कि जो लोग वहां रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे जो उस एरिया में आसपास रह रहे हैं। जिस एरिया में डैम बनेगा वहां का हजारों एकड़ का जो एरिया है वो पूरा खाली करवाना पड़ता है, क्योंकि इन केस अगर डैम टूट गया तो सारे लोग मर जाएंगे, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी और उनकी लाइफ का लॉस होता है। वहां आसपास जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां जो पेड़ है, प्लांट है, उनको इतना ज्यादा वाटर मिलता है कि वो उसी में खराब हो जाते हैं, ठीक है, वो उसी में खराब हो जाते हैं, जिससे वहां का एनवायरमेंट भी सही नहीं रहता है। दे अफेक्टेड द नेचुरल फ्लो और रिवर कॉजिंग पुअर सेडिमेंट्स। वो रिवर के फ्लो को भी अफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो सेडिमेंट फ्लो होता है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन ऑफ द बॉटम रेजर्वियर दस लेड टू सॉइल इरोजन एंड फ्लड, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है और फ्लड भी आता है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडस अर्थक्वेक, और डैम्स की वजह से अर्थक्वेक भी आता है। देखिए अर्थक्वेक कैसा आता है, जो वाटर कलेक्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट होता है। अब मान लो वो जो डैम बनाया गया है वो किसी हल्की फुल्की सी लैंड में बनाया गया है, मतलब उतना ज्यादा हैवी वेट वो कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो मूव कर जाती है। अब वो मूव करेगी तो अर्थक्वेक आएगा, जिसकी वजह से डबल नुकसान होगा। फर्स्ट अर्थक्वेक, सेकेंड वो डैम भी ब्रेक हो जाएगा, उसकी वजह से आसपास का सारा एरिया तबाह हो जाएगा। Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate swiftly, especially for spawning। एक्वेटिक लाइफ पे भी इफेक्ट डालता है, जो उसके आसपास की एक्वेटिक लाइफ है उस पर भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। हम उसको अपने देखो फिश ब्रीडिंग के लिए भी डैम्स का यूज किया जाता है, तो यही उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि वहां से उनको कई बार माइग्रेट भी करना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स आ जाते हैं डैम की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ के लिए सही नहीं होते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उनकी डेथ होने लग जाती है। The reservoir, that area created on the floodplains, also submerged completely cover the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time। एक टाइम के बाद वहां की जो सॉइल है वो डिकम्पोज होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है,
ठीक है। लास्टली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कैन कॉज पॉल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक मलेरिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो वाटर डैम का होता है वो कलेक्ट रुका हुआ पानी ही तो होता है, तो उसमें कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होने लग जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को डिजीज होने लगती है। अगर वो रुके हुए पानी को पिएंगे या अपनी खेती के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, उनको प्रॉब्लम्स होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनके लिए बढ़ जाएंगी और बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ जाएंगी उनमें। तो इन्हीं सब चीजों के चलते क्या होता है, और ये वाटर भी होता है, ये जो वॉज होता है, ये जो पॉल्यूशन वाटर होता है, इसका जो कॉज है ये कैसा वाटर होता है, एक ये पॉल्यूटेड वाटर होता है। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई, आई होप हो ही गई होंगी चीजें, क्योंकि इतना अच्छे से समझाया है। ठीक है, और देखते हैं, ये देखिए disadvantage of multipurpose. Note, many local communities and environmentalists criticize the idea of multipurpose project and large amount. तो बहुत सारे हमारे लोकल कम्युनिटीज है, एनवायरमेंटलिस्ट है, जिन्होंने ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था ना, इसको लार्ज अमाउंट में क्या करा था, क्रिटिसाइज किया है कि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सही नहीं है। क्योंकि देखिए कुछ हद तक जो डैम है वो सही है, बट उतना ही उनका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। पहले हमने इसके पॉजिटिव रीजंस पढ़े कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो कितने सही है, बट उसके बाद हमने क्या देखा, ये काफी हद तक इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। डैम्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इश्यूज, सबसे पहला जो पॉइंट आता है डैम्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट इशू आता है कि लोगों को एक से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी हो गई, उनकी लाइफ हो गई, इस पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डैम की वजह से उन्हें अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी आता है। एग्जाम्पल जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टिहरी डैम आंदोलन था, इस पे चला था, नर्मदा रिवर पर डैम बनाया जा रहा था, तो अब वहां के जो लोग थे, जो ट्राइबल थे, अब वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि देखो उनका बिजनेस हो गया, जो भी काम वो करते हैं वो सब वही करते हैं जहां वो रहते हैं। अब वो किसी नई जगह जाएंगे, वहां कैसे सरवाइव कर पाएंगे, तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन, ये आंदोलन चलाए गए थे, किसकी वजह से, डैम की वजह से। डेवलपमेंट अच्छा है, बट कुछ लोगों के लिए तो डेवलपमेंट पॉजिटिव हो जाता है, कुछ के लिए डेवलपमेंट नेगेटिव हो जाता है, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम आंदोलन के थ्रू हम समझते हैं। सरदार सरोवर डैम इन गुजरात, विच हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर, कवर्स 4 स्टेट। सरदार सरोवर जो डैम है ये गुजरात में, ये किस पे बनाया गया है, नर्मदा रिवर पे बनाया गया है, और ये 4 स्टेट को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को। इंटरेस्टिंगली इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये जो है, ये जो डैम है, ये लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है। Moreover, this project helped in meeting the requirement of water in drought-prone and desert area of Gujarat and Rajasthan. ये डैम इसलिए बनाया गया है कि जिन एरिया में सूखे की, ड्रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है, वहां वाटर को सप्लाई किया जा सके। जैसे गुजरात के कुछ एरिया हो गए, ठीक है, राजस्थान के कुछ एरिया हो गए, जो डेजर्ट एरिया आता है उन एरिया तक जो वाटर है वो सप्लाई किया जा सके, इसलिए ये जो नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम है ये बनाया गया था। ठीक है, देखिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी हमें देखने को मिलते हैं। इंटर स्टेट डिस्प्यूट का मतलब होता है दो स्टेट जब आपस में डिस्प्यूट करते हैं। देखिए जैसे कि वाटर वाइटल ऑफ लाइफ कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टेट एज सीन इन द कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी रिवर डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, क्योंकि एक कावेरी रिवर दोनों स्टेट से फ्लो करती हुई जा रही है, तो इन दोनों स्टेट में कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट होता है। बोथ स्टेट रिक्वायर वाटर फ्रॉम द कावेरी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस लीडिंग टू डिस्प्यूट ओवर इट्स शेयरिंग। अब उनका क्या है, दोनों का ही सीन क्या है, वो दोनों ही ये चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सके, बट अब उन दोनों को ही इस पे डिस्प्यूट फेस करना पड़ता है। टू एड्रेस दिस द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007। ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2007 से। फाइनली द 2018 द सुप्रीम कोर्ट of India intervened, issuing a verdict aimed to fairly allocating water to both state in an effort to resolve the issue। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया था कि दोनों ही स्टेट इस वाटर का यूज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो इशू था ये यहीं पर सॉल्व हो गया था। जब दो स्टेट आपस में ही किसी चीज को लेकर लड़ने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा वो वाटर डिस्प्यूट हो जाता है। ये देखिए हम कावेरी रिवर की बात कर रहे थे, देखिए कावेरी रिवर है ऐसे फ्लो करके जा रही है, तो जिसमें ये दोनों स्टेट यहाँ पर आकर लड़ने लग जाते हैं, एक स्टेट ये एक स्टेट ये।
ठीक है, यहाँ पर भी एक स्टेट आई है। तो ये क्या है, इनमें वॉर हो जाती है, डिस्प्यूट आपस में हो जाता है कि कौन किसका कितना ज्यादा यूज करेगा। तो अब हम फटाफट से देखिए, यहाँ तक आप चीजें करेंगे, बाकी की जो चीजें हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक हम इन सभी चीजों को एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस पूरे टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। देखिए, सबसे पहले हमने एंशिएंट टाइम के जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थे उनके बारे में पढ़ा था कि एंशिएंट टाइम में जो चीजें थी वो कैसे बनाई जाती थी। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये इस टाइप से सिर्फ आज के मॉडर्न टाइम में ही नहीं, हमारे एंशिएंट टाइम में भी जो चीजें थी उनको बनाया गया था। एंशिएंट टाइम में भी चीजों को प्रॉपर्ली, जो वाटर थी उनको कंजर्व करने के लिए बनाए गए थे। ये देखिए, इस टाइप से बनाते थे, वेल्स बनाते थे ताकि उनमें वाटर को कलेक्ट किया जा सके। वाटर को कलेक्ट करके आने वाले टाइम में वो इरिगेशन के लिए उस वाटर का यूज कर सके, कि आने वाले टाइम में हम उनको उन वाटर का यूज किस तरीके से करना है। और ये पहले जो एंशिएंट टाइम में सिर्फ जो वाटर कंजर्व का जो यूज किया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए किया जाता था। बट मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न टाइम में इसका डैम्स का जो यूज है वो सिर्फ इरिगेशन के पर्पस के लिए नहीं होता। किस किस के लिए होता है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है, इरिगेशन के लिए होता है, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वर्क के लिए होता है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए होता है, नेविगेशन इनलैंड हो गया, फिश ब्रीडिंग के लिए किया जाता है कि उसके पास में हम उसमें अपनी फिश की ब्रीडिंग को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं ताकि हम उसको सेल कर सके, एक बिजनेस कर सकते हैं फिश ब्रीडिंग का, एक्वाटिक एनिमल्स का। नेक्स्ट देखिए, एंशिएंट टाइम में ये कुछ बताए गई हैं जगह जहां पर हमें पुराने समय के जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलते हैं। जैसे इलाहाबाद में था, गंगा रिवर पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी था, कलिंगा उड़ीसा, अर्जुन कोंडा, ठीक है, ये सारे हम देखते हैं। हौज खास दिल्ली में है, बनाया गया था। ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, कुछ रेजवियर, जो वाटर पीछे कलेक्ट होता है ना उसको डैम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को डैम नहीं बोलते, जो पानी पीछे कलेक्ट इकट्ठा हुआ पानी है उस कलेक्ट पानी को क्या बोला जाता है? डैम। और इसको सबको रेजवियर बोला जाता है। ये कैनल्स हैं और ये लेक्स हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डैम ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के बेस पे देखो क्लासिफाई किए गए चीजें। कुछ टिम्बर डैम होते हैं, कुछ मंसूरी डैम होते हैं, कुछ एम्बैंकमेंट्स होते हैं जो प्लास्टिक, वुड, मॉड्यूल, सॉइल, रॉक से बनते हैं, और कुछ होते हैं जो मंसूरी होते हैं वो रॉक, ब्रिक, कंक्रीट के बनते हैं, टिम्बर डैम वुड के बनते हैं। एंड साथ ही साथ हाई हाइटेड डैम भी होते हैं, जो बहुत ऊंचे डैम होते हैं उनको हाई हाइटेड डैम बोलते हैं। कुछ मीडियम होते हैं और कुछ लो हाइटेड डैम होते हैं। यूजेस ऑफ डैम, देखिए डैम्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। डैम्स का यूज किया जाता है, डैम्स को बिल्ड किया जाता है इरिगेशन के लिए, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, ताकि उस पानी को स्टोर करा जा सके और आने वाले टाइम में अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो हम उस स्टोर वाटर का यूज कर सकेंगे। जब भी हमें फ्यूचर में, देखो वो लोग इसलिए वाटर को कलेक्ट करके रखते थे एंशिएंट टाइम में कि अगर पानी की कभी कमी हो जाती है तो हम उनका यूज कर सकते हैं। और आज भी सेम हमें यही चीजें देखने को मिलती है। अगर इन फ्यूचर हमें कभी वाटर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तब हम इन वाटर्स का, जो कंजर्व वाटर है, इनका यूज करेंगे। इरिगेशन पर्पस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस हो गया, रिक्रिएशन एंड इनलैंड नेविगेशन हो गया, फिश ब्रीडिंग हो गई, इन सभी के लिए डैम्स का यूज किया जाता है। ये सारे एडवांटेजेस ऑफ डैम है, डैम्स के एडवांटेज है, इन सभी चीजों के लिए डैम का यूज किया जाता है। ये भाखड़ा नागल डैम है जो ब्यास और सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो पंजाब में है। ठीक है, हीराकुद डैम है जो महानदी बेसिन पे बना हुआ है। इन दोनों में ही वाटर को कंजर्व किया जाता है। महानदी पे जो हीराकुद डैम है उसका मेन पर्पस है फ्लड को कंट्रोल करना, और सतलुज ब्यास रिवर पर जो भाखड़ा नागल डैम है इसका मेन पर्पस है हाइड्रल पावर और इरिगेशन का। क्योंकि पंजाब है, पंजाब को एक अच्छा खासा वाटर मिल पाता है जिसमें वो एक रिच फार्मर्स में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि उनको वाटर की सप्लाई अच्छी मिल पाती है, उनको अच्छी सप्लाई मिल रही है, जिस वजह से उनको क्या काउंट किया जा रहा है? उनको काउंट किया जा रहा है एक रिच फार्मर्स में। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलो द इरिगेटेड वाटर सोर्स मैनेजमेंट अप्रोच द प्रोग्रेस। ठीक है, लॉन्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, बहुत सारे एंशिएंट टाइम में भी बहुत सारे, ठीक है, इंडिपेंडेंट के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला गया कि हमें डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। डैम्स जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटिंग रिवर डैमिंग में सेडिमेंट जमा हो, ये उसके नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, ऑपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पे इफेक्ट डाला है।
और इफेक्ट क्या क्या डाला है इसमें, देखिए हैबिटेट जो लाइफ है वहाँ के एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, रॉक स्ट्रीमी बेड रेडी हो जाते हैं वहाँ पर, सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। सनलाइनेस ऑफ सोइल हो जाती है, इंक्रीज सोशल गैप हो जाता है, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब होता हुआ चला जाता है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप की प्रोग्रेस होती है। मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट डैम्स बिल्ड किया सेडिमेंटेशन ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। डैम्स क्योंकि वहां पर सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाता है, सेडिमेंट्स कलेक्ट होने की वजह से जो वाटर है वो ओवरफ्लो करता है, ये भी डिसएडवांटेज है जो सेम अभी हमने करे हैं वो। पॉल्यूशन बढ़ जाता है, डैम्स के कलेक्ट वाटर होने की वजह से लोगों में डिजीजेस भी होने लग जाते हैं, हेल्थ हजार्ड्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैंने कम्युनिटीज एनवायरमेंटलिस्ट है जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और इंटर स्टेट जब दो स्टेट वाटर को लेकर या किसी रिवर प्रोजेक्ट को लेकर आपस में डिस्प्यूट करते हैं तो उसको इंटर स्टेट डिस्प्यूट बोला जाता है। तो ये है, देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा डैम बनाया गया है, भागरा नागल डैम, ये रहा व्यास रिवर पर, ठीक है। और कौन सा डैम था हमारा, पेरियार रिवर हो गया, महानदी पर ये रहा हीराकुद डैम हो गया हमारा। तो ये सारे डैम है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भद्रा डैम हो गया, तो ये सारे वो डैम है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इन सभी के प्रिपरेशन कर लेना। वैसे मैं मैप कराऊंगी तो एक बार मैप में आप मार्क कर लेना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।